प्रोग्राम हम लोग मेज़बान अहमद इमरान खान इस रास्ते से 13 अक्टूबर को सोनिया नामी लड़की गुजरी। ये रास्ता है जो सिटी थाना मुजफ्फरगढ़ को लगता है। वो सिटी थाना मुजफ्फरगढ़ गई, उसने एप्लीकेशन दी। 2 दिन के बाद 13 अक्टूबर को वो दोबारा आई कि उसके साथ पुलिस वालों ने मिलकर ज्यादती की है और उसके साथ होने वाले जुल्म की एफआईआर दर्ज की जाए। इस थाने में बैठे एसएचओ ने उसको धुतकारा, मजाक उड़ाया, भौंडे और छिछोरे जुमले कसे और उसके बाद उसे रुखसत कर दिया। वो लड़की जो अंदर धमकी देके आई थी कि मैं बाहर जाके अपने आप को आग लगा लूंगी अगर मुझे इंसाफ ना मिला, एसएचओ इस जुमले पे हंस पड़ा। वो लड़की बाहर आती है, इस थाने की बैरूनी दीवार के सामने वो अपने ऊपर पेट्रोल डालती है और अपने आप को आग लगा लेती है। दिन दिहाड़े ये वाकया रूनुमा हो रहा है, सड़क ऐसे ही चल रही है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। बिल्कुल साथ ये बिल्डिंग रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के दूसरी तरफ डीपीओ मुजफ्फरगढ़ का ऑफिस है और इस रियासत के तमाम तर मशीनरी, तमाम तर आउटलेट्स के सामने उस लड़की ने अपने आप को आग लगा ली। आग लगाने की वजह हमारे सामने है, फौरी तौर पे इंसाफ ना मिलना और पुलिस की तरफ से गैर इंसानी सलूक के ऊपर उस लड़की ने अपनी जिंदगी का चिराग बुझा दिया। वो लड़की कौन थी, वो क्या करती थी, उसका प्रोफेशन क्या था, उसकी जिंदगी के आखिरी दिन कैसे गुजरे, ये सारी कहानी आप देखेंगे आज के ही प्रोग्राम में। सोनिया के वालिद मोहम्मद रमज़ान दस्ती और उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रमज़ान, क्या हुआ सोनिया की ज़िंदगी में ऐसा कि उस बेचारी को खुदकुशी करनी पड़ी? ये सोनिया आई थी इंसाफ के लिए, इंसाफ लेने आई थी। किसी ने नहीं सुना, इंसाफ नहीं किया। नहीं, इंसाफ लेने किस खाते में, किस वजह से गई थी, उसकी तफसीलात तो बताइए। ये जुल्म हुआ उसके साथ, इंतहाई ज्यादती किया उन लोगों ने उनके साथ, सोनिया के साथ। जी, पुलिस वालों ने? कितने पुलिस वाले थे ज्यादती में शामिल? पुलिस वाले भी थे। लोग कहते हैं कि मुनीर चांडा था, वो सच्चो नूरा डखना था, वे भी पुलिस वाला था, कयूम दस्ती, और भी होंगे, हमको पूरा मालूम नहीं है। सोनिया आपके साथ कब तक रहती रही? हमारे साथ 1 साल पहले हमसे वो ले गए थे, अगवा कर गए थे। ले गए थे? हमारे रिश्तेदार थे, हमारे हमसाए थे। अगवा करके ले गए? अगवा करके ले गए थे जी। कैसे? और आपने उसकी एफआईआर वगैरह कहाँ करवाई? एफआईआर हम कटवाने जाते थे, वो पैसे वाले थे, वो कामयाब होने नहीं दिया उन लोगों ने। पुलिस वालों को पैसे दे देते थे। जरा वालदा को माइक कीजिएगा। जब सोनिया की शादी हुई, उसके बाद वो अगवा हुई, तो आपने किस तरह से इसके ऊपर रद्द अमल दिया सोनिया के वालिद को? हमारे रिश्तेदार हैं अगवा करने वाले, शाह नवाज और साबिर हुसैन, हमारे साथ रहते हैं, बिल्कुल एक ही इलाका है उनका। 1 साल के बाद सोनिया बीबी की वापसी हुई। उसके बाद वो गई अपने इंसाफ मांगने के लिए सिटी थाने पे। वहाँ पे उसकी नहीं सुनी गई, उसको धक्के दिए गए। 1 साल जो अगवा करके ज्यादती उसके साथ होती रही, उसका इंसाफ लेने गई थी सिटी थाने? जी। नहीं, लेकिन सोनिया ने जो एप्लीकेशन, आखिरी एप्लीकेशन अपने हाथ से लिखी, उसमें उसने कहा मेरे साथ पुलिस वालों ने ज्यादती की है। जी, जब वो थाने पे गई थी तो फिर ये पूरा उनका ग्रुप बना हुआ है। ये जो 3 हमारे 4 दस्ती हैं और ये जो पुलिस वाले, इनका ग्रुप बना हुआ है। इन लोगों की सारी साजिश है, इन लोगों ने सब कुछ जो कुछ भी किया है मिल के किया है। ये अलहदा कोई भी नहीं है, ना पुलिस वाले अलहदा हैं और ये जो दस्ती है ना वो अलहदा हैं। अच्छा बीबी, आपकी बेटी साल पहले अगवा हुई, आपने अभी प्रेस क्लब में भी कहा, पहले भी आपने उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि औरत
की बड़ी ताकत है। जी बिल्कुल। औरत वजीर आजम के घर भी जाना चाहे तो जा सकती है, वजीर आला के बीच, बिल्कुल। अदालत में भी, बिल्कुल। यकीनन ऐसा ही है। जी। उसकी हुर्मत की वजह से उसकी ताकत है। जी आपकी बेटी अगवा हुई, आप पुलिस के पास नहीं, आप भी नहीं FIR दर्ज करा सकी? पुलिस के पास हम लोग आते रहे, वो पैसे वाले लोग हैं, उनको अंदर बिठाया गया, उनको बोतलें पिलाई गई, हमें गेट के बाहर खड़ा किया कि तुम लोग यहाँ पे खड़े हो जाओ, क्योंकि वो जो बड़े अफसर हैं वो मीटिंग में हैं, ये है वो है, ऐसे बहाने बनाते रहे, क्योंकि उनके मुंह में पैसा डाला गया था। जो बड़े अफसर थे वो पैसे वाले, हम लोग गरीब लोग हैं। वो आपके घर में जिंदगी में कौन से मसाइल थे जिनकी वजह से तलाक लेनी पड़ी? कितना अर्सा पहले आपने तलाक ली? मुझे 6-7 साल होने वाले हैं। 6-7 साल? जी। हमारी मियाँ बीवी की नहीं बनती थी सर। मियाँ बीवी की नहीं बनती थी? जी। आपने रमजान से तलाक ले ली जी। और फिर शादी कर ली? जी। शादी किससे की आपने? वो भी हमारा रिश्तेदार है, मैंने दूसरा निकाह कर लिया। बच्चे फिर किसकी कस्टडी में थे? वो अपने अबू के पास थे। तो माँ का दिल तो बड़ा नरम होता है, उसका तो कलेजा मुंह को आ जाता है को बच्चे अलग करने की बात करे। वो आपकी बात सही है, जब मैं अलहदा हो गई थी फिर मेरी नहीं सुनी जा रही थी, इन लोगों ने कौन भी नहीं मेरी सुन नहीं रहा सुनी थी। ये लोग जो अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं ये भी नहीं मिलने दे रहे थे, क्योंकि वो तो मेरी नसीब की बात थी कि जरा मेरा ये दोस्त। माइक दीजिएगा रमजान साहब को। रमजान साहब, आप माँ को बच्चों से क्यों नहीं मिलने देते थे जब तलाक आपकी हुई है? जी मैं गुस्से से नहीं मिलने देता था। जब माँ छोड़ जाए अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे छोड़ के चली गई थी, उनके लिए तो माँ भी मैं था, बाप भी मैं था। आपकी बीवी ने, आपकी जौजा ने आपके भतीजे से शादी की है, गुस्सा तो नहीं था कि इसकी वजह से बच्चों से बिल्कुल ही? इसी वजह से मैं नहीं मिलने देता था। अच्छा, गुस्सा ये था। वजह थी? यही तो वजह थी। पुलिस से हमारी बात हुई, पुलिस ये कहती है कि सोनिया बीबी जो है उसका कयूम दस्ती, जो आप ही की कौम का पुलिस वाला एक कांस्टेबल है जी, वो उसके साथ एक रिश्ते में थी, उससे शादी करना चाहती थी। नहीं कोई पता नहीं है हमको, कोई इल्म नहीं है। सब लोग उधर हैं, पूरा हमारा जो है गांव है, पूरा गांव को पता है कि कोई वजह नहीं थी। किस चीज़ की वजह नहीं थी? कि सोनिया की कोई जहन में यही बात थी कि शादी किसी और से करना चाहती थी। इसका थोड़ा ध्यान काम नहीं कर रहा है। हम उससे सवाल पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं? दीदी माइक दीजिए। मुझे ये बताएं कि सोनिया का कयूम के साथ कोई अफेयर था, कोई रिलेशन था, वो शादी करना चाहती थी उससे? नहीं सर, ये आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप तो 7 साल से राब्ते में नहीं थी उससे, बाप ने तो मिलने नहीं दिया, आप कैसे कह रही हैं? उसको तो अगवा किया हुआ था ना इन लोगों ने। आपको कैसे पता है? आप कह रही हैं उसका दिमाग खराब है, जिसके पास औलाद है उसका दिमाग खराब है। थोड़ा बहुत टेंशन में ज्यादा है ना, क्योंकि उनके घर की बात थी। हाँ, तो वो टेंशन तो वो ऑब्वियस आपके लिए भी बनती है ना बहन मेरी। आपको कैसे पता है कि कयूम के साथ सोनिया का अफेयर नहीं था? आप तो 6 साल से राब्ते में नहीं है उसके साथ। जी मैं 6 साल से कोई वतन नहीं छोड़ गई थी, कोई गैर मुल्क नहीं चली गई थी। मैं भी इसी मुल्क में रहती हूँ, इस मुजफ्फरगढ़ में रहती हूँ। मुलाकात होती थी आपकी सोनिया जी, से? एक बार मुझे मिली थी। बातचीत एक बार मिली थी? जी, कितना अरसा पहले? ये अगवा होने से पहले मैं उसको अपने घर साल ले गई पहले? थी। जी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वजीर आला ने 5 लाख रुपया दिया है आपको, आपको लगता है कि आपका जो नुकसान है वो इस 5 लाख से पूरा हो सकता है? नहीं सर, ये 5 लाख है ना, 5 करोड़ भी हो, ये मेरा नुकसान पूरा नहीं हो सकता। एक बेटी की जान की कीमत पैसा नहीं है। पैसे तो आपने ले लिए, अब जी। सोनिया तो चली गई हमेशा के लिए। जी। आप क्या चाहती हैं? आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश ये है कि जैसे मेरी बेटी ने अपनी जान गंवा दी, ऐसे जो उसके मुल्जिम हैं उनको भी फांसी मिले। आप वाकई के दूसरे रोज कुरान लेके थाने आई मुद्दई बनने के लिए, और आपने इन खदशात का इजहार किया कि ये बाप जो है पैसे खा लेगा, बाकी रिश्तेदार पैसे खा लेंगे। जी मैंने कहा वो था। खदशा क्या था आपका? खतरा क्या था? मुझे खतरा ये था कि ये एक गरीब आदमी है, छोटे छोटे इसके बच्चे हैं। कल नहीं, को आप बहुत अमीर हैं। अमीर नहीं हूँ, एक माँ को कोई खरीद नहीं सकता, भले माँ जितनी गरीब भी है। एक बाप जो 6 साल से बच्चे पाल रहा है अपने, आपके छोड़ने के बाद, आपके जाने के बाद, जिसने बच्चों को ऊपर साए की तरह रहा, जी। आप उसके ऊपर शक कर रही हैं? अगर बच्चे मुझे मिल जाते तो मैं भी अपने पास ऐसे रखती जैसे उसने रखे थे। नहीं, वो एक अलग बात है जी। वो एक अलग बात है।
ये जो तलाक हुई ये मजबूरी की वजह से हुई, खुशी की वजह से नहीं हुई सर। कोई खुशी अब की मुझे वजह ये से बार बार नहीं होती। मैं सवाल कह ना रहा हूँ कि करें। आपको शक क्यों था कि बाप पैसे ले लेगा, गरीब आदमी है, जी और क्योंकि इसके कुरान लेके आप आगे मुदय्यत मुझे दे दो। नहीं, कुरान लेके मैं मुदायन बनने के लिए नहीं आई थी। वो कुरान किस लिए लाई मैं थी आप? इंसाफ के लिए लेके आई थी कि सोनिया बीबी को धक्के मार के बाहर निकाला था। ठीक है, मुझे- पुलिस की तरफ से? जी, मुझे भी निकाल सकते हैं धक्के मुदय्यत मार का के। आपने दावा नहीं किया? वैसे मैंने कहा था, पर कुरान पाक में उसके लिए लेके नहीं आई थी। वो वैसे क्या कहा था आपने? मैंने कहा था कि मुझे भी धक्के मार के बाहर निकाल सकते हैं जैसे सोनिया बीबी को निकाला था, पर ये कुरान पाक है, इसको कोई भी धक्के दे के बाहर नहीं निकालेगा। मुझे इंसाफ चाहिए, कत्ल का बदला मुझे कत्ल चाहिए। आप दोनों के दरमियान पैसों की तकसीम का कोई सेटलमेंट हो गई है, कोई तरीकाकार? आधे तुम ले लो, आधे मैं रख लेती हूँ। सर, मैंने ये बात सुनी थी कि सोनिया के बाप ने कहा है कि उसकी माँ चेक लेके चली गई है। चेक मेरे नाम का था, मैं इसलिए लेके आई थी क्योंकि पैसे कैश भी मैं करवा सकती थी। और जो उसका तो कैश करवा लिया आपने? जी, वो सोनिया के बाप का जो हिस्सा बनता है, क्योंकि इसने कफालत की है उसकी जी। सोनिया की, वो आपने दे दिया? सर ये बांटने नहीं है हम लोगों ने, ये हम नहीं, आपने लोगों ने नहीं दिया। खर्चा करना है। ये मैंने कुलखानी करनी है, जो भी खर्चा है इसकी मौत का, सोनिया बीबी का, वो करना है। उसका केस लड़ना है, ये हमने बांट के खाने नहीं केस है। तो बाप लड़ रहा है ना, बाप के पास रहती थी लड़की। तो मैं भी तो लड़ रही हूँ ना, पहले दिन से तो सर मैं भाग रही हूँ ना केस के लिए। तो मैं, वो मुद्दई है, पर मैं भी तो अब इस आपके सामने मैं क्यों बैठी? तो आप मुदई को क्यों नहीं आप ताकतवर करती हैं? आप मुदई के साथ एक और मुदय्यत चला रही हैं। माँ से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं हो सकता। पहले दिन से जब मैं भाग रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये जरा क्या माइक काम में। दीजिएगा। रमजान, आपको कोई माली मदद की जरूरत है केस वगैरह चलाने के लिए? जी जरूर है, जरूर है। मेरे पास पैसा हो, मैं पहुंच सकूं उन लोगों को। तो आपने ये तय अपनी तक। साहबका बीवी से बात नहीं की? जब मैं पता चल गया, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मैं कोई बात नहीं की। नाज़रीन, सोनिया के आखिरी लम्हात हम आपके सामने नहीं रख सकते। सिर्फ सोनिया या उसका खुदा उसके आखिरी लम्हात से वाकिफ है। लेकिन इस सोसाइटी में जिसमें आप और मैं रहते हैं, एक खानदान की नाचाकियों की वजह से, और माजरत के साथ सख्त लफ्ज है, माँ बाप की कोता अंदेशी और जहालत की वजह से खानदान जिस बुरी तरह टूट फूट का शिकार होता है, फिर ऐसे नताइज निकलते हैं। कानून क्यों कामयाब नहीं रहा सोनिया को इंसाफ दिलवाने में, पुलिस की क्या क्या कमजोरियां हैं, इन सब बातों पे बात करने के लिए हम हाजिर हुए हैं डीपीओ मुजफ्फरगढ़ अवैस अहमद साहब के पास। अवैस साहब, ये सारा का सारा वक़ुआ हुआ, उस लड़की ने पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, उसके साथ ज्यादती हुई, उसने जब आग लगा ली तभी आपके नोटिस में क्यों आया? पहले आपके नोटिस में क्यों नहीं आया? पहले पुलिस मुहर्रम की तैयारी में थी। ऑफ कोर्स लेडीज़ की, वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए बाकायदा एक सेल बने हुए हैं एट एवरी लेवल। डीपीओ के ऑफिस में इवन एसओपी बनी हुई है, उसको फॉलो किया जाता है। जो भी बच्ची के खिलाफ को क्राइम हुआ होता है, वो इन सेल्स में अगर कोई भी एप्लीकेशन दे तो उसको फौरी डीपीओ ने खुद रिड्रेस करना होता है, डीएसपी ने खुद रिड्रेस करना होता है। और देखिए, कंप्लेंट सेल्स बने हुए हैं एट एवरी लेवल। तो अनफॉर्चुनेटली उस बच्ची ने वो थाने में ही एप्लीकेशन दी और किसी भी और जगह पे एप्लीकेशन एनी हाउ न दी। ये चीज़ें अभी एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन बना हुआ है, वो चीज़ें सारी इंक्वायर कर रहा है कि उसने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दी। तो और सब कम्युनिकेशन इस आपके डिपार्टमेंट में, आपके ज़िले में, आपके नीचे पुलिस के महकमे में कम्युनिकेशन कहाँ पे ब्रेक हुई कि आप तक नहीं पहुँची? वो जो एसओपी फॉर वुमेन बनी हुई है उसमें वुमेन जियो जो है वो खुद औरतों के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उसको उसने एड्रेस करना होता है। अनफॉर्चुनेटली ये बच्ची का केस किसी भी जियो के नोटिस में न लाया गया। एक मैं और आपको बात बताता चलूं, अनफॉर्चुनेटली उस थाने में तो लेडी स्टाफ भी मौजूद था और लेडी स्टाफ भी उधर रिपोर्ट। क्या वजह थी? वो लड़की आती है एज ए कंप्लेनेंट, वहाँ पे लेडी स्टाफ उसको परसुएड नहीं करती। हम मान लेते हैं उसको नॉलेज नहीं होगा, उसको इल्म नहीं होगा कि इस तरह से आपके ऑफिस में राउट कर रही है पुलिस और इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रही है। पुलिस लेडी कांस्टेबल ने उसको वहाँ पे
अटेंड नहीं किया, उसको परसुएड नहीं किया, उसको गाइड नहीं किया, प्रॉब्लम कहाँ पे है? ये मैंने आपको बताया, हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन इन चीज़ों को प्रोब कर रहा है और जल्दी उनकी जो है फाइंडिंग्स वो आईजी साहब को सबमिट हों। इस केस के लिए वजीर आला पंजाब मुजफ्फरगढ़ खास तौर पे आए और एक गरीब पार्टी से मिले, मुद्दई से मिले, उसकी लड़की की माँ बाप से मिले। आपको उन्होंने इस केस के हवाले से क्या हिदायत जारी? उनके ऑर्डर तो आप भी उधर थे, उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया कि 24 घंटे के अंदर इनको अरेस्ट किया जाए। वो अरेस्ट हुए और फिर डीएसपी को उन्होंने सस्पेंड किया और जो मुलजमान थे पुलिस वाले उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया और वो अरेस्ट हुए। जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने अपना दुख बयान किया उस बच्चे के साथ होने वाली ज्यादती पे, आपके साथ उस तरह से यकीनन वो मेरी परफॉर्मेंस पे भी उन्होंने सर्जिश की मेरी, ऑफ कोर्स। नाज़रीन, मेरे बैकग्राउंड में कयूम दस्ती वो मुलजिम जो कि नामजद है, हवालात में है और वो उसने क्लियर कट इनकार कर दिया मैं हवालात से बाहर आके मीडिया को मौक़िफ़ नहीं दूंगा। डीपीओ ने अपने पीआरओ को भेजा और पीआरओ ने ख़ास तौर पे आके उसके अहकामात डिलीवर किए, लेकिन वो नहीं आ रहा। अब हवालात खुली है, हम हवालात के अंदर जाके उसको इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं वो हमसे क्यों बात नहीं कर रहा। इट रिफ्लेक्ट्स कि वो गिल्टी है कहीं ना कहीं। कयूम इतने गुस्से में क्यों हो तुम? कयूम गुस्से में क्यों हो? गुस्से में क्यों हो इतने? चले जाओ, मैं सही कह रहा हूँ, आपको चले जाओ। नहीं चले तो हम जाएंगे। मुझसे पुलिस ज्यादती कर रही है, आप जाओ बस। बताओ ना क्या ज्यादती हो आप भी ज्यादती कर रहे हो, इसका मतलब है। रात मुझे एसपी साहब ने यही कहा कि तुम मान जाओ कि मैंने मेरे उससे नजायज ताल्लुक थे। मैंने कहा डीएनए गया हुआ है मेरा, जब डीएनए गया हुआ तो डीएनए का रिजल्ट आ जाएगा। तुम झूठे हो कि सच्चे हो? सच्चा हूँ मैं। मुंह क्यों छुपा रहे हो अपना? बस छुपा रहा हूँ। मेरा अकेले का क्यों फोटो आप ले लो? सबका लो, वो भी मेरे मुकदमे वाला है, उनका लो आप। सबका ले लेंगे फोटो? नहीं, सबका फोटो? सबको इकट्ठे खड़ा कर मौका ध्यान करो, मैं भी देता हूँ। चलो बात, सबका ले लेंगे मौक़िफ़। चले ना साहब। तुम इतने पैनिक क्यों हो? बस मेरी मर्जी है। यानी कि तुम्हें शक है, खतरा है पकड़े कोई जाने? खतरा नहीं है मुझे। फिर इतना क्यों मेरे अल्लाह को बड़बड़ा पता रहे है, हो? मुझे भी पता है, कोई खतरा नहीं है। फिर इतना गुस्से में क्यों हो? अखबार से मुंह क्यों छुपाया हुआ? बस मेरी मर्जी है। मर्जी की कोई वजह तो है? मर्जी की वजह यही है कि रात एसपी साहब ने मुझे कहा तुम मान जाओ। इसका पुलिस मतलब है वो- पुलिस पुलिस तुम्हें फंसाना चाह रही हाँ, है? पुलिस फंसाना चाहती है। पुलिस कह रही है कि तुम मान जाओ, उसके साथ तुम्हारे एसपी कौन से एसपी ने तुम्हें कहा? हमारा मुजफ्फर है, नाम क्या है एसपी का? यही मुजफ्फर है। क्या नाम है? आरिफ? जी आरिफ हसन। दाढ़ी वाला? हाँ जी, मुझे गालियाँ दी हैं उसने। उसने गालियां दी हैं और क्या कहा है तुम्हें? यही कहा है कि आप मान जाओ कि तुम्हारे उसके साथ नजायज ताल्लुक थे। मैंने कहा नजायज ताल्लुक अगर मेरे थे तो आपने मेरा डीएनए लाहौर मुझे ले गए और डीएनए आ जाएगा। जब डीएनए आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप मुझे ऐसे क्यों टार्चर कर रहे हो? तुम्हें खदशा ये है कि तुम अकेले पकड़े जाओगे? तुम्हें क्यों अकेले- पकड़ा जाऊंगा? कोई मुझे खदशा नहीं है। पकड़ा हो तो मैं वैसे भी हूँ। मुझे किसी पुलिस ने नहीं पकड़ा, मैं खुद आया हूँ। अगर मैं मुझे होता तो मैं ना आता। सोनिया तुम्हारी जो कौम की भी थी, तुम उसे जानते कब से हो? एक माह से जानता हूँ। एक माह से पहले से उसे नहीं जानते थे? नहीं, बिल्कुल भी। अगर ये रिकॉर्ड प्रूव हो जाए कि तुम उसे पहले से जानते थे कोई फिर? नहीं जानता मैं। नहीं, अगर ये साबित हो जाए, मैं नहीं जानता। अगर सबूत आ जाए तो फिर डीएनए से बड़ा सबूत कोई नहीं होता। मैं कह रहा हूँ उन्होंने इल्जाम लगाया मुझ पे। डीएनए की एक मिनट मेरी बात सुनो। उन्होंने मुझ पे तुम्हारी इल्जाम और लगाया। सोनिया की टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस अगर मिल जाए, ठीक, 1 महीने से भी पुरानी, उसका पहली बात है सेल नंबर अपना नहीं था। है? उसका अपना नंबर कोई नहीं था। अपना नंबर कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं कभी था? किसी के नंबर से कॉल करती थी, कभी हम पुलिस ने जिस नंबर से भी, सब- तुम्हारा तो अपना नंबर था। ओवरऑल पुलिस ने उससे मैं कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो सोनिया को तुम सिर्फ 1 महीने से जानते थे। अगर ये साबित हो जाए कि तुम उसे पहले से जानते थे, ओवरऑल पुलिस ने यही तुम उसे पहले से जानते थे, तुम उसके साथ रिलेशन में थे, उससे कोई मिलते रिलेशन नहीं था जुलते मेरा। थे। आप मुझे उससे मेहरबानी तुमने- करें, आप भी वही उससे बात तुमने शादी की का वादा किया था। एसएचओ ने जब तुमने मना किया, उसने तुम्हें धमकी दी। वो एसएचओ के पास है, एसएचओ ने कहा कि कोई मसला नहीं, उस एप्लीकेशन इसको- पे कोई एलिगेशन इसको नहीं था आराम कि से- इसने मुझसे ज्यादती की है। यही एलिगेशन था सिर्फ एक।
कि उसने मेरे कानों की बालियाँ लूचियाँ, कोई भी निशानात नहीं थे, कुछ भी नहीं था। साहब मुझसे झूठा किया, वो चली गई। कयूम, तुम उसको पुलिस के मुखबर के तौर पे भी तो इस्तेमाल कर। मैं नहीं करता था, मुकम्मल पुलिस करती थी। मुजफ्फरगढ़ में पंप तगेटी हुई है। हाँ, पंप तगेटी का जो मेन मुलजिम है इब्राहिम, थोड़ा सा यहाँ से हटा लो ताकि आवाज़ सही आए तुम्हारी। यहाँ से। हाँ, इब्राहिम चांडिया है ना जो हाँ, मुलजिम है, इस वक्त हमारा हेड कांस्टेबल 3 फायर लगे थे उसे, वो अभी भी बिस्तर मर्ग पे पड़ा है। उसी ने सोनिया ने पकड़वाया था। किसको? इब्राहिम चांडिया जो मुलजिम है। इब्राहिम चांडिया पुलिस में भी था। पुलिस पंप डकैती में, पुलिस पंप डकैती में वहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ था। कोई पुलिस मुकाबला नहीं हुआ था। हमारे पुलिस कांस्टेबल को दौरान डकैती 3 फायर लगे थे। किसने? डाकू ने मारे? जी, ये इसी इब्राहिम चांडिया ने मारे। सोनिया का उसमें क्या लेना देना था? पुलिस ने उसे बतौर मुखबिर इस्तेमाल किया था। इब्राहिम चांडिया का नंबर दिया था, वो वहाँ से आया था, यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया। सोनिया ने और भी कोई पुलिस मुकाबले इस तरह मुखबरी में करवाए? मुझे और का कोई इल्म नहीं है, जिसका इल्म है वही बताओ। जिसका इल्म है तुम वही बता रहे हो। हाँ जी। इसके और जनाब मुजफ्फरगढ़ डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने उसी कार्रवाई में जो पुलिस मुलाजिम बीच में थे उनको 2-2 हज़ार इनामात दिए। आखिर में मुझे ये बता दो कि सोनिया तुम्हारे कौम की भी है, तुम्हारे कबीले की भी है? जी बिल्कुल। सोनिया को तुम एक अरसे से जानते हो, बहुत शुरू से जानते हो, पहले से जानते हो जी। सोनिया ने की जब शादी हुई तो सोनिया अपनी शादी से खुश नहीं थी। मुझे इस बात को कोई नहीं पता, मैं उसके साथ नहीं था। पुलिस वाले उसको टाउट के तौर पे कब से यूज कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। मैं उसे 1 माह से जानता हूँ और उसे सिर्फ और सिर्फ यही है, मेरे एक कज़न को फायर लगे थे, ये लखा गैंग, मोना गैंग, पहले भी वो 8 मुखबर मार चुके हैं। मेरे कज़न ने पुलिस को मुखबरी दी थी, मैं खुद भी साथ गया था, हमने रेड किया था। वो गैंग का कोई बंदा भी हाथ में नहीं आया था। उस लखा बोका ने जो उसका एक बहनोई है नासिर, उसको पकड़ के पुलिस ले गई थी। 216 MPO का उस पे थाना खानगढ़ में FIR हुई थी। ये मामलात पुलिस और जासूसों के दरमियान किस तरह से होते हैं और साइलिन को पुलिस किस तरह से इंसाफ फराहम करती है, कानून इस हवाले से हमारी कैसे रहनुमाई करता है, ये जानने के लिए हम हाजिर हुए हैं रबिया बाजवा के पास, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की वकील हैं। रबिया, पुलिस जिन जासूसों की खिदमात लेती है, क्या वो किसी कानून के तहत होता है या उनके 1-to-1, 1-on-1 कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है? देखिए, मेरे नज़दीक तो पुलिस के पास कोई ऐसा जासूसी का कोई कानूनी हैसियत तो है नहीं जो जासूस से, जैसे आपने अभी बात की, वाक़या बताया। इसमें बुनियादी चीज़ ये कि पुलिस ने तफ्तीश करनी होती है। पुलिस ने जासूसी पुलिस का काम नहीं, पुलिस का काम है कि इन्वेस्टिगेट करे किसी मैटर को। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो अभी हमने वाक़यात देखे इस केस के हवाले से ख़ास तौर पे, तो पुलिस का सारा जोर एक खातून को इस्तेमाल करने पे रहा, बजाय इसके कि वो प्रॉपर तरीके से अपने केस की जो है इन्वेस्टिगेशन करती। और इसके ऊपर बल्कि प्रॉपर तरीके से बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए। अभी तक कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है। रबिया, 2 चीज़ें हमारे सामने आई। एक तो पुलिस की जिम्मेदारी है डाकुओं को, बदमाशों को, इनकी सरकूबी करना। तो पुलिस ने जो गैर अखलाकी अपेरेंटली 1-to-1 कनेक्शन में हरकत की, उससे मजमूई तौर पे पुलिसिंग में तो उसको आप बेहतर जस्टिफाइड नहीं समझते? देखिए जी, बिल्कुल इसको जस्टिफाइड नहीं समझती, क्योंकि पुलिस का अगर डाकुओं की सरगोबी करना है तो उसके लिए एक बाकायदा निज़ाम मौजूद है कि जिसके तहत आपने उनके खिलाफ शहादत इकट्ठी करनी है, फिर उसका ट्रायल होगा और अदालत उनको सजा देगी। इस केस में हम ये देखते हैं कि पुलिस ने खातून को इस्तेमाल किया, बेशक अब उसको जासूसी का नाम दे लें या किसी तरह भी दे लें, और उसमें ज़ाती तौर पर एक पुलिस वाला इन्वॉल्व हुआ जिसने उससे शादी का वादा किया। ये बिल्कुल एक तीसरा किस्म का एक हमारे सामने इसका एस्पेक्ट सामने आया है कि किसी खातून से वादा करना और उसको फिर इस्तेमाल करना जासूसी के लिए। मेरा ख्याल है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अब सोसाइटी की चंद इकाइयों को, जैसे ये कयूम दस्ती और सोनिया नामी लड़की के दरमियान जो रिलेशनशिप बनी, इसको कानून कैसे जस्टिफाई करेगा, इसको कानून कैसे तोलेगा इसे? देखिए जी, अगर कोई किसी से शादी का वादा करता है तो उसको कोई किसी कानून के तहत उसको प्रेशराइज तो नहीं किया जा सकता कि आप उसके साथ ज़रूर शादी करें। और मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, अगर कोई अपना शादी का वादा तोड़ता है या किसी को इस तरह हर्ट करता है
तो वो मैक्सिमम वो डैमेजेस के लिए जा सकते हैं अदालतों के अंदर, लेकिन ये कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी इससे ओरिजिनेट नहीं होती। क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, और किसी को पुलिस को ख़ासतौर पर इन्वेस्टिगेशन में अगर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे गैर कानूनी, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, गैर इखलाकी, तो ये किसी तरह से ना तो कानून के दायरे में आते हैं और ना ही इससे कोई माशरे में बेहतरी आएगी। अरे मैं तेरे तस्वीर न बनावा। नाज़रीन, 20-21 साला सोनिया की ज़िंदगी का इख्तिताम जिस इबरत पे हुआ वो जगह है मुजफ्फरगढ़ में, और ये हल्का है कौमी असम्बली के हल्का NA 178, जहाँ से जमशेद दस्ती मुंतखब हुए हैं। जमशेद दस्ती अपने हल्के में हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जमशेद साहब, इस इलाके के अंदर, इस रीजन में, पंजाब के साउथ एरियाज़ में इस किस्म की गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, उसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ कानून का ना होना है, सिस्टम मौजूद है, थाने मौजूद हैं, मगर हमारी बदकिस्मती है कि अरसे से एक वडेरा जो कल्चर है उसका कोई अमली तौर पे खात्मा नहीं हो सका, और हमारी बदकिस्मती है। मेरी यकीनन कोशिश रही है, मैं एक आम आदमी हूँ, इस कानून की हुक्मरानी के लिए बड़ी तगोदो कर रहा हूँ, मगर मसाइल हैं कि एक सदियों पुराना निज़ाम है, और क्या मैं पाकिस्तान के बाद ही वडेरा सिस्टम है, चारों तरफ सरदार वडेरे हैं, और एक शख्स कोशिश कर रहा है। मेरी ईमानी कोशिश है कि मैं इस पर आप लड़ भी रहे हैं अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, लेकिन ये जो पुलिस की तरफ से हरकत की गई है, ये एजुकेशन की कमी है, ये रवैये इतने क्रॉनिक क्यों हैं इस खित्ते में? बदकिस्मती कि यहाँ रिवायती थाना कल्चर, मैंने कहा कि पुराने थानेदार हैं और उनकी वही बादशाहत है, उनमें कोई लचक नहीं है। और अगर ये पुलिस का निज़ाम बेहतर होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। अब आप देखो कि वो थाना सिटी आई और उन्होंने क्या आके शिकायत की कि ये पुलिस वाले हैं और मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, तो पुलिस ने कोई सीटी पल के उससे अंगूठा लगवा लिया और सफ़ेद कागज़ पे और कहा कि आप चली जाओ। और उसके बाद फिर वो 2-3 दिन बाद ही फिर जब वो थाने आई तो थाना सदर के SHO ने उसको भगा दिया। ये तो रवैया सामने आया ना, तब्दीली नहीं चाहते लोग, इस रवैये से तंग नहीं आ गए, इस फ़रौनियत वाले रवैये से? देखो बात आपकी मैं एग्री हूँ, इसका जिम्मेदार अरबाब अख्तियार हैं। अच्छा, उन्होंने आपको, मुजफ्फरगढ़ के लोगों ने आपको मुंतखब किया और कौमी असम्बली में भेजा, अब उनकी ये जंग कौमी असम्बली के मैदान पे आप किस तरह लड़ेंगे? वजह है कि एक तो सिस्टम है सूबाई और कौमी, पुलिस डायरेक्ट सूबे के महतात है, हमने हमेशा आवाज़ जमहूरियत के सिस्टम में आप कौमी असम्बली पहुँच गए, लोगों ने वो यही कर सकते थे कि आपको कौमी असम्बली एक्सपोर्ट कर दें, आप कौमी असम्बली चलेंगे। आप अब इसके लिए, इस रवैये की इस बेहतरी के लिए आप क्या करेंगे वहाँ? गुजारिश है कि जहालत है, और उसके साथ साथ अकेला आदमी, मैंने कहा कि मैं तो लड़ रहा हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, हर फोरम पे आवाज़ उठा रहा हूँ, आम आदमियों के लिए, ख़वातीन के लिए, उन बच्चों की सेहत के लिए, उनकी तालीम के लिए, मगर एक टाइम लगेगा, एक वक्त लगेगा। अरबाब इख्तियार नहीं चाहते, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनके पास पावर है, वो कुछ नहीं करते, वो आए बाएँ शय करके चले जाते हैं। वैसे आप माशाल्लाह 3 दफ़ा MNA मुंतखब हुए पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ जमातों के साथ एलाइज में भी रहे, PTI के साथ भी आपने कुछ दिन गुजारे। अंदर क्या ख़राबी क्या है जिसकी वजह से ये आपके जैसे लोगों की एको हमें कौमी असम्बली के थ्रू पाकिस्तान की सोसाइटीज़ में नहीं नज़र आती? ये ऐवान गंद है, पाकिस्तान के जो ऐवान है, कौमी असम्बलियाँ, सेनेट, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म, ये बुरे हैं। बुरे से क्या मुराद? बुरे हैं, नहीं काम नहीं करना चाहते, ये ड्रामा है, ये कोई जमहूरियत नहीं, इस मुल्क में सब फ्रॉड है, धोखा है, ना हमारा अदलिया का निज़ाम ठीक है, ना सियासतदान अच्छे, ना ब्यूरोक्रेट। इस हकीकत का अंदाज़ा आपको कब हुआ? देखो मैं 7 साल से MNA हूँ, मुझे आज तक पता नहीं चल सका इन असम्बलियों में क्या हो रहा है। एक जंगल में जानवर, एक दरिंदे का भी असूल होता है, यहाँ असम्बलियों में इनका कोई ऐसा जंगल है, कोई असूल नहीं। ये आपकी सादगी है या ये इन सरमायादारों की, वडेरों की शातिरपना है कि जो आपको समझने नहीं दिया? तो गुजारिश है कि शातिरपना एक माफ़ी है, जो अंग्रेज़ के ग़ुलाम चले आए, फिर उनके पास पैसा था, दौलत के बलपोते पे बैठे हैं। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं इनके सामने खड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ, अल्लाह करेगा, खुदा मेरी मदद करेगा, ये कौम जागेगी, कौम में अकल आएगी, इन फिरौनों से जान छूट जाएगी तो अमन होगा, वरना ऐसे गरीबों की बच्चियाँ ज़िबा होती रहेंगी, जलती रहेंगी, जलाती रहेंगी, मर जाएंगी।
नाज़रीन, सोनिया ने अपने आप को कत्ल किया, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का बदला उसने अपने आप को कत्ल करके खुद लिया। रियासत कहाँ है, पुलिस कहाँ है, ये जानने के लिए हम हाजिर हुए हैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस जनाब वकास हसन साहब के पास। वकास साहब, जब कोई साइल पुलिस के पास आता है, मैकेनिज्म क्या बनता है जिसके ज़रिए पुलिस डिपार्टमेंट उसको राउट करता है और फैसिलिटेट करता है? लेकिन बेसिक यूनिट तो थाना है हमारा। थाने में ही 95-98% दरख्वास्तें जो हैं वो थाने तक ही लोग महदूद रहते हैं और वहीं पे उनका जो अगर काम होना हो या ना होना, दोनों सूरतों में काम ख़त्म हो जाता है। 5% साइल हैं जो अवेयर हैं, निस्बतन समझते हैं, वो उससे ऊपर सुपरवाइजरी लेवल DSP और DPO के दफातर में जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती भी कह सकते हैं हम इसको माशरे की, कि लोग ज़्यादातर थाने पे ही फोकस रहते हैं और वहीं पे अगर उनकी दादरसी हो जाए तो भी और ना भी हो, दोनों सूरतों में वो थाने से ही रब्ता रखते हैं, क्योंकि आखिर में बहरहाल काम थाने से ही होना होता है। अच्छा, ये नॉलेज ना होने की वजह से वो ऊपर तक नहीं आते, या उन्हें अंदाज़ा होता है, उनका ईमान होता है कि ऊपर भी चले गए तो बात नहीं हमारी सुनी जाएगी, इसमें इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं, मैं आपको जो सच्ची बात है वो ये है कि 2-3 चीज़ें हैं जी। पहली चीज़, जिस तरह आपने कहा कि बहुत कम, फौजदारी एक ऐसी चीज़ है जी जिसकी अपनी एक, मैं कहूँगा, एक साइंस है जी, एक तरीक़ेकार है। वो सिवाय आदि कंप्लेनेंट्स के या आदि मुकदमेबाज लोगों के लोग नहीं समझते FIR क्या होती है, उसकी पैरवी कैसे करनी होती है। ये हमारे यहाँ लोगों में इतना शऊर अभी नहीं है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो साउथ है, जिस तरह हमारा पंजाब का, वहाँ पे लोग डरते बहुत हैं। सीनियर अफसरान जो है उनका बहुत ही ज़्यादा दबदबा है, पुलिस का एक तारीखी वहाँ किरदार है। वो समझते हैं कि उनकी इतनी वो महरूम लोग हैं और वो ये समझते हैं कि उन दफातर में हम कुछ जाएंगे तो कुछ सुनेगा ही नहीं। अच्छा, ये 2 दहाइयाँ पहले का रवैया था। आज जब पुलिस अफसर आपके जैसे जो जवान भी हैं और जो विजिलेंट भी हैं उस पुरानी लॉट की निस्बत, उनके दौर में भी रवैया तब्दील नहीं हुआ पुलिस का और तासुर बेहतर नहीं हुआ? सर, माशरों में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता तालीम और तरक्की के साथ आती है। उतनी तरक्की अभी हम या उस जगह हम नहीं पहुँचे। लाहौर में आप देख लें फ़र्क है रवैया। यहाँ पे दिन दरख्वास्त आती है, अगर एक दिन काम नहीं होगा अगले दिन लोग फ़ौरन SP के दफ्तर। तो पूरा पंजाब लाहौर में तो नहीं, मैं आपको कल्चर की बात बता रहा हूँ ना, कि मुख्तलिफ ज़िलों में मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ कल्चर है। पंजाब एक बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा सूबा है, तो उसमें कल्चर के इशूज़ हैं बहरहाल। लेकिन असूली तौर पे अगर आप कानून के मुताबिक देखें तो थाने में दादरसी होनी चाहिए, जो असल पॉइंट है। हम पॉइंट पे वापस इस आते हैं। केस में क्या नेग्लिजेंस कहाँ पे हुई कि सोनिया को अल्टीमेटली इंसाफ लेने के लिए या इंसाफ ना मिलने पर एहतजाज करने के लिए अपनी जान देनी पड़ी? सर, मैंने तो, या हमारी पंजाब इन्वेस्टिगेशन है तो मुझे तफ्तीश नहीं की, मुझे फैक्ट्स ऑफ द केस इल्म नहीं है, ये मुकामी पुलिस आपको बेहतर बता सकेगी। लेकिन बहरहाल एक इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है कि इंसान अपनी जान लेने की हद तक चला जाए। लेकिन यहाँ मैं एक बात करूँगा जो बड़ी ज़रूरी बात है। देखें, आप जो हमारे फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं, और ये पूरा सब्जेक्ट है खुदकुशी करना। खुदकुशी आम आदमी नहीं करता जी। मैं और आप एक जैसे हालात से गुजरते हैं डिप्रेशन में, यानी कि सख्ती आती है ज़िंदगी में, बहुत सी सख्तियाँ सबको आती हैं। एक बंदा करता है, एक नहीं करता। नतीजा ये है कि ज़ाहिर है जिस बंदे ने किया उसके साथ कुछ और भी इशू है, ब्रेन केमिस्ट्री में कोई इशू है। ये एक प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रॉन्ग किस्म का। जो लोग खुदकुशी करते हैं वो आम लोग नहीं होते, वो एक ख़ास क्लास ऑफ पीपल होते हैं। ये थॉट जो आपकी मैं बाय करता हूँ। जनूबी पंजाब के बारे में अमूमी तासुर है कि वहाँ पे जहालत और गुर्बत क्योंकि ज़्यादा है तो जुर्म बड़ा ख़तरनाक किस्म का होता है, इनह्यूमन बिहेवियर ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो विच प्रूव्स कि वो पुलिसिंग के लिए एक हार्ड एरिया है। हार्ड एरिया में ज़्यादा कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स नहीं होने चाहिए, ना कि जो कंफ्यूज हों और जो अपने पर्सपेक्टिव को भी कैमरे पे सही तरह से प्रेजेंट ना कर सकें। आपने तो वहाँ पे ऐसे DPO लगाए हुए हैं। सर, ये तो एक, मैं इस पे क्या व्यू दे सकता हूँ, लेकिन जाहिर है इन प्रिंसिपल जो है वो हमारे एक प्रोसेस है पूरा DPO लगने का, उसमें स्क्रीनिंग होती है। तो इतने ज़बरदस्त प्रोसेस में से आपके याकूत इस तरह के क्यों निकल रहे हैं कि जो प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पा रहे, जो मैनेजरियली उसको ज़िले को, अपने डिपार्टमेंट को सही, उसकी यूटिलाइजेशन सही तरह नहीं ले पा रहे? क्या वजह, क्या नक्स क्या है? सर, यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास इस वक्त नहीं है, तो मैं उस पर, आप उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे कमेंट दे रहे हैं, मेरे पास तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कमेंट कैसे दे सकता हूँ? मुजफ्फरगढ़ के DPO अवैस अहमद आपके कोर्समेट भी हैं, यू नो हिम पर्सनली। आप समझते हैं कि he is a personality who can bear such a tremendous burden of a whole division? नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूँ कोई ऐसा उनमें खुदा ना करे कि कोई उनमें ऐसी कमी हो। इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। देखें, आप एक वाकई एक चीज़ को बुनियाद बना के पूरी
पर्सनैलिटी पे, पूरे करियर पे जजमेंट तो नहीं दे सकते। ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स अब पंजाब पुलिस लेगी कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर ये इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो? सर, इसमें पहली चीज़ तो वही है कि इंसाफ की फराहमी जनरली जो सबसे मेन पैरामाउंट चीज़ है कि अगर हम इंसाफ अगर आज 15% दे रहे हैं, मैं कहता हूँ 40% पे भी हम इसको ले जाएं तो चीज़ें और हालात बहुत बदल जाएंगे। ये है आईजी ऑफिस की इमारत, यही है वो बिल्डिंग जहां से जब कॉल जाती है तो बड़े बड़े पीएसपी अफसरान की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाती है, जो अपने अपने इलाकों के फिरौन शुमार किए जाते हैं। इस धोखे की ज़िंदगी के लिए हम कैसे कैसे अपने छोटे छोटे मज़ों के लिए, एपेटाइटमेंट्स के लिए खुदा के निज़ाम से जंग करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं और बेशर्मों की तरह अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और फिर इंतज़ार भी करते हैं कि आसमान से फरिश्तों की नुसरत उतरेगी हमारी कौम के दिगरदू हालात सही करने के लिए। इस धोखे से अपने आप को निकालिए। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया अहमद इमरान खान को हम लोग की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।